हाँ जी, तो हम लोग कर रहे थे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब होता है, एक रिकैप दे रही हूँ तो मैं फटाफट से, कि डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब फर्म अपनी ऑपरेशंस, फर्म अपना काम करना बंद कर देती है, वो फाइनली क्लोज हो रही है, अब वो फर्म कभी वापस ओपन नहीं होगी। तो ऐसा क्यों करते हैं? अगर लगातार लॉसेस हों, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, वो किसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है, सब इनसेन हो जाए, पागल हो जाए, जैसे ये सब पागल हो गए हैं, तो ऐसे में हम ये कहते हैं कि फर्म डिसॉल्व हो गई है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होता है दैट इज डिफरेंट, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। वी आर डूइंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब इसमें पहला स्टेप क्या होता है कि सारे एसेट्स को, बैलेंस शीट के जितने भी एसेट्स हैं सबको ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन में। हम एक अकाउंट बनाते हैं रियलाइजेशन, जो कि हमारा नॉमिनल नेचर अकाउंट होता है, ठीक है। तो सारे असेट्स को क्लोज कर देते हैं, लेजर्स को, सारी लायबिलिटीज को भी क्लोज कर देते हैं, और फिर असेट्स को सेल करेंगे, फिर लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम रियलाइजेशन अकाउंट में करते हैं। उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो पार्टनर्स में चला जाता है। इतनी छोटी सी कहानी समझ में आई? तो पहला स्टेप क्या होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें बैलेंस शीट के आइटम्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है, जैसे कि असेट साइड से जब हमने देखा, असेट साइड पे हमने मशीनरी, इंडिविजुअल असेट्स को करते हैं, टू मशीनरी 7 लाख, टू इन्वेस्टमेंट। ये हम कर रहे हैं क्योंकि हम सारे जितने भी लेजर्स हैं, सारे लेजर्स का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। हम लेजर्स को क्लोज कर रहे हैं, सारे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उन्हें क्रेडिट कर दिया और रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया। अगर हम जर्नल एंट्री सोचें तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, सारे एसेट्स को जीरो पे ले आएंगे। नहीं, टू डेटर्स 11 लाख, टू स्टॉक अब ये सारे हमने यहां डाल दिए स्टॉक तक। कैश एट बैंक हम यहाँ नहीं ट्रांसफर करते क्योंकि कैश एट बैंक हम अलग से बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो बैंक अकाउंट, इन्होंने मांगा नहीं है क्वेश्चन में, मैं तुम्हें समझाने के लिए बना के बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला टू बैलेंस बीडी 1 लाख। अब हम लायबिलिटी साइड पर आते हैं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी रियलाइजेशन में नहीं आते, क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट भी हम बैंक वाला अकाउंट, इसलिए क्योंकि बैंक बैलेंस का अलग से अकाउंट बनता है। मधुर, नीरज, ये हमें बनाने को नहीं बोला है क्वेश्चन में, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि पूरा प्रोसेस होता क्या है। मधुर, नीरज, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कैपिटल में चले गए। 9 लाख और 8 लाख। अब क्रेडिटर्स, और बाय बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कितने हैं? 6 लाख और 2 लाख। अभी हमने कुछ
कुछ नहीं किया, हमने पूरी जो बैलेंस शीट थी उस पूरी बैलेंस शीट को उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डाल दिया। अगर यहाँ किसी पार्टनर का लोन होता तो वो भी हम ट्रांसफर नहीं करते, पार्टनर्स लोन अलग से बना लेते। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आते हैं हम नीचे के आइटम्स पे। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे करते जाएंगे। मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। अब ये नोट लिख लो, एक जहां तुमने कल नोट्स लिखे थे वहीं पे एक नोट लिख लो कि व्हेन एनी असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये नोट लिख लो जहां कल नोट्स लिखे थे, व्हेन एनी असेट एंड लायबिलिटीज एडजस्ट ईच अदर। रजिस्टर में जहां कल नोट्स लिखे थे वहीं लिख लो, इस बुक को खोल के आप नोट्स कभी नहीं देखने वाले हो। When any asset and liability adjust each other, then no entry is passed. No entry is passed. हम कोई एंट्री नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका रीजन समझो। हमने यहाँ पे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करके जीरो कर दिया, हमने इधर असेट्स को ट्रांसफर करके जीरो कर दिया। अब दोनों अगर जीरो हो गए, अब दोनों अगर आउट ऑफ वे एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं तो हमें कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों को जीरो कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारी बुक्स में दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो अगर ये दोनों ने आपस में, कोई क्रेडिटर्स ने कोई एसेट ले लिया तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट टू देयर अकाउंट, इसकी नो एंट्री और इसमें नोट लिख दोगे। ठीक है ना, ये फर्स्ट नोट आ जाएगा तुम्हारा कि मशीनरी एंड क्रेडिटर्स आर म्यूचुअली एडजस्टेड। Machinery and creditors are mutually adjusted, so no entry is passed. अब सेकंड पर आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय नीरज। अब क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर अकाउंट है, तो अगर हमारे असेट सेल हो रहे हैं या कोई पार्टनर ले रहा है तो फर्म के लिए प्रॉफिट है। फर्म के लिए प्रॉफिट है तो हम लिखेंगे बाय नीरज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दिया इन्वेस्टमेंट। कितने में लिए? 5 लाख। वन ऑफ द डेटर्स 1 लाख वॉज अनट्रेसेबल, तो वो तो हमने पेमेंट ही नहीं की। जो बचे हुए हैं वो 10% लेस पे गए, मतलब डेटर्स टोटल थे 11 लाख। 11 लाख में से 1 लाख, 11 लाख में से 1 लाख चला गया, बचे 10 लाख। इस पे लेस 10%, तो कितने पैसे हैं? हमारे पास कितने पैसे आए? 9 लाख आ गए। अब हमें देखना ये है कि हमें बैंक दे रखा है ना, तो बाय बैंक डेटर्स कितने में गए? 9 लाख में। अभी ये हम इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि कोई और भी असेट हैं जो सेल हो रहे हैं। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय मधुर, वो भी हम लिख देंगे अभी बाद में, छोड़ देते हैं अभी थोड़ा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय मधुर, वो भी बाद में लिखेंगे। असेट से रिलेटेड देख लो, मशीनरी क्रेडिटर्स ने ले ली, इन्वेस्टमेंट नीरज ने ले ली, डेटर्स बैंक के थ्रू गए, और स्टॉक मधुर ने ले लिया। तो यानी कि यहाँ कुछ और आइटम नहीं आएगी। 9 लाख। और बाय, हमें ये चेक करना है कि सारे असेट्स हो गए सेटल। स्टॉक कितने में लिया? 50% डिस्काउंट। 2 लाख का स्टॉक उसने 1 लाख में लिया। ठीक है, असेट कंप्लीट हो गए। अब एक्सपेंसेस पर आते हैं। टू मधुर, मधुर्स कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस
कितने हैं? 1 लाख। टू बैंक, हमें क्रेडिटर्स तो मशीनरी के थ्रू सेटल हो गए थे, बचे क्या? बिल्स पेबल। हमें बिल्स पेबल के लिए कुछ भी कहीं भी मेंशन नहीं है। अब अगर कुछ भी कहीं भी मेंशन नहीं है तो हम उसे पेमेंट तो करेंगे ही। ऐसा नहीं होगा कि कुछ मेंशन है तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, हम पेमेंट तो करेंगे ही। तो हमने यहाँ लिख दिया बिल्स पेबल एज इट इज 2 लाख के। अब ये सब हो गया। अब इनका टोटल करके देखो बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है, लॉस ही आ रहा है, दिख ही रहा है। ये आ गया 15, 22, 24, 25, 27 लाख, और इधर से 10, 18, 23 तो 4 लाख हो गया। लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ नीरज एंड मधुर। अच्छा, मधुर का नाम पहले है ना, मधुर और नीरज। कितने का लॉस आया था? 4। और रेशो क्या है इनकी? 240, 160। पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या करना है? अब देखो इसी कॉन्सेप्ट से हम कैपिटल अकाउंट पर आते हैं। जो वहां पे डेबिट में आ रहा है, मधुर का कैपिटल अकाउंट डेबिट में है, यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस 1 लाख, यहाँ पर जो क्रेडिट में है यहाँ डेबिट में आ गया 2। रियलाइजेशन अकाउंट हम लिखेंगे असेट टेक ओवर। कितने के एसेट टेक ओवर हुए हैं? देखो नीरज ने ली 5 लाख और मधुर का था 1 लाख। जो लॉस है, अब देखो यहाँ पे 2 बार रियलाइजेशन अकाउंट आ रहा है। दिस इज द रीजन कि हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि हमने रियलाइजेशन क्यों लिखा है, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा हम किसकी फिगर लिख रहे हैं। तो लॉस कितना हो गया? 240 और 160। अब बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है? क्लोज करना है ना, इधर ही आ रही है, इसकी भी और इसकी भी। हाँ, तो टू बैंक, इसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में फाइनल सेटलमेंट बैलेंसिंग फिगर। ये आ गई 10 लाख, 8 लाख, 10 तो ये आ गई 10 माइनस 3 40, 4 6 60 और ये आ गई 5 6 60 1 40। ये सिर्फ हमने लेजर पोस्टिंग किया, कुछ नहीं किया। और ये लेजर पोस्टिंग करने के बाद हम बैंक में एज इट इज डाल देंगे सब जगह से फिगर्स। इधर के जो डेबिट में हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बिल्स पेबल कितना था? 2 लाख। टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट्स हैं कितने? 9 लाख। यहाँ से देखो इसके डेबिट में आ रहा है तो यहाँ क्रेडिट में बाय मधुर बाय नीरज 660 140। हम
हमारा बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। तो ये हमारा 10 लाख। डिसोल्यूशन में कोई बैलेंस शीट नहीं बनती एंड में, कैश या बैंक अकाउंट होता है जो आपका टैली होना चाहिए। तो 6, 7, 8 और 10। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर है 7.61। प्रदीप एंड परेश पार्टनर्स हैं। परेश वॉज डिप्यूटेड टू रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ लाइबिलिटीज। उसको 10,000 कमीशन मिल रहा है फॉर हिज सर्विसेज। ठीक है, अब बैलेंस शीट हमें गिवन है, एडजस्टमेंट्स गिवन है। वही पहला स्टेप, बैलेंस शीट को हमें यहाँ डालना है, पूरी बैलेंस शीट को उठा के यहाँ डाल देना है। तो हमने कहा बाय क्रेडिटर्स 129,400 मिसेस प्रदीप्स लोन। ये ध्यान रखना, चाहे स्पाउस हो, ब्रदर हो, फादर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, सब थर्ड पार्टी हैं, सब एक्सटर्नली हैं। कोई भी पार्टनर के लोन को जैसे ट्रीट नहीं करेगा। तो मिसेस से कहीं कंफ्यूज नहीं होना, हमें जैसे बाकी लायबिलिटीज को डील करना है वैसे ये करना है। मिसेस प्रदीप्स लोन 40,000। परेश लोन, अब ये परेश का लोन पार्टनर्स लोन है, तो परेश लोन हमने यहाँ पे अलग से बना दिया बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, पार्टनर्स लोन ट्रांसफर नहीं होता। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर 2 लाइन में ट्रांजैक्शन आ रही है तो जहां लाइन फिनिश हो रही है उसी के आगे अमाउंट लिखोगे, रिजर्व के आगे 8,000। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। फिर कैपिटल अकाउंट्स हैं, तो कैपिटल अकाउंट्स तो यहाँ बन जाएंगे अलग से। प्रदीप, परेश, ये मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें मांगा तो रियलाइजेशन अकाउंट है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए तो मैं आपको सारे बनवा के बता रही हूँ और आप बना भी लो साथ साथ में सारे ये। ठीक है, तो इनमें लिख दिया हमने बाय बैलेंस बीटी 121 और 121। अब आ जाते हैं असेट साइड। बिल्डिंग, बिल्डिंग 3 लाख। इन्वेस्टमेंट्स 30,000। सन्ड्री डेटर्स हमेशा ध्यान रखना है, डेटर्स फुल अमाउंट पे ही यहाँ आएंगे। जैसे सन्ड्री डेटर्स 71,400 है तो हम पूरे 71,400 यहाँ लिखेंगे और जो प्रोविजन है वो अपोजिट साइड में लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,000। फिर बैंक, बैंक अकाउंट टू बैलेंस बीडी 16,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड पे दिया हुआ है मतलब लॉस है, डेबिट बैलेंस है, लॉस है, तो लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल में इधर आएगा।
क्या रेशो थे इनके? कुछ भी रेशो नहीं गिवन ना। तो इक्वल कर देंगे, 10,000 और 10,000। गुडविल बिल्कुल जैसे बाकी एसेट्स होते हैं वैसे ही ट्रांसफर होती है। ये सारी बातें आपको प्रैक्टिस करने से ही याद होंगी। जो ये सारे पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स आप प्रैक्टिस करोगे क्योंकि ये चैप्टर इजी है। बट वही वाली बात है, अकाउंट्स में कुछ भी टॉपिक इजी हो वो टफ बन जाता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक आफ्टर गुडविल, गुडविल के चैप्टर के बाद यही चैप्टर है जो सबसे आसान है। ठीक है, गुडविल का चैप्टर बहुत आसान था, 3-4 फॉर्मूले थे, बस हो गया काम खत्म। और ये चैप्टर बहुत आसान है, सिंपल सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, सब क्लोज करते जाना है। गुडविल 10,000। अब हमारी बैलेंस शीट पूरी कॉपी हो गई। अब नीचे के एडजस्टमेंट में आते हैं। प्रदीप एग्री टू पे हिज वाइफ लोन, तो हमने लायबिलिटी पे की तो एक्सपेंस है। प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, वाइफ लोन, ये हम अपनी मेमोरी के लिए लिख रहे हैं तो इसलिए हम कैसे भी लिख सकते हैं। 40,000। इन्वेस्टमेंट वॉज गिवन टू परेश, ओके, प्रॉफिट हो गया। परेश कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, कितनी? 27,000। बिल्डिंग रियलाइज्ड बाय बैंक, बिल्डिंग, ठीक है। कभी भी गलती से बाय बिल्डिंग मत लिख देना क्योंकि हम बैंक के अकाउंट बना रहे हैं। बाय बिल्डिंग कितने में गई? 3,50,000। अब यहाँ पर एक बार स्टॉप होके ये देख लें कि और कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो बैंक में यहाँ आनी हो। इसके बाद क्रेडिटर्स की पेमेंट है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, तो चलो लिख देते हैं पहले, फिर देख लेंगे। क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स के लिए क्या लिखा है? क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months, उनको 2 महीने बाद की पेमेंट हमें करनी थी। दे वर पेड इमीडिएटली, हम उनको अभी पेमेंट कर रहे हैं। और 10% पर एनम का डिस्काउंट, यानी कि जो हमारे पास क्रेडिटर्स थे 129,400, अभी क्योंकि हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमें 10% पर एनम का डिस्काउंट दे रहे हैं 2 month का। समझ में आया? हमें ये पेमेंट 2 महीने बाद करनी थी, ये पेमेंट हम अभी कर रहे हैं तो हमें वो 10% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्काउंट की वैल्यू कितनी हो गई? ये कैंसिल हो गया। पॉइंट्स में आ रहा है? पॉइंट्स में ही है। 2156, तो 129,400 है ना? हाँ, तो पॉइंट्स में ही आ रहा है। देखो एक बार कैलकुलेट करके अगर मैंने कुछ गलत किया है तो ये आ गया 127, कितना है? 244। इसके आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, $2,500, तो ये आ गया 744,910। और ऊपर हमें एक लाइन दी हुई थी 10,000 का कमीशन मिल रहा है प्रदीप को। कमीशन 10,000। अब हमें ये देखना है कि कोई ये क्वेश्चन यहाँ पे तो क्लोज हो गया, लेकिन हमें ये देखना है कि कुछ असेट या लायबिलिटी क्या अनपेड या अनरियलाइज्ड रह गए हैं। जैसे कि बिल्डिंग हमारी हो गई
इन्वेस्टमेंट्स हो गई, डेटर्स नहीं हुए, डेटर्स के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन पूरे क्वेश्चन में, तो हमने डेटर्स की वैल्यू एज इट इज 71,400 डाल दी। फिर आगे गुडविल के लिए कुछ नहीं दी हुई, तो गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंसेस, गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंसेस दो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनकी अगर रियलाइज वैल्यू नहीं गिवन तो वो निल लेते हैं। तो गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द टू एक्सपेंसेस विच आर टेकन एज निल इफ नो रियलाइज वैल्यू इज गिवन। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं। 400 1 2 हाँ जी मैम जैसे इन्वेस्टमेंट जो थे वो 27,000 के हमने दे दिए परेश को, और 30,000 में से, तो 30,000 में से नहीं लिए, उसने इन्वेस्टमेंट्स लिए इस वैल्यू पे। अच्छा इतने वैल्यू नहीं। फिर आगे आ जाते हैं लाइबिलिटीज में, क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई, मिसेस प्रदीप की हो गई। रिजर्व और प्रोविजंस की हम कोई पेमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही फंड है जिसकी पेमेंट होती है, क्या है वो? कौन सा फंड है जो एक सिंगल जिसकी हम पेमेंट करते हैं? EPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज द ओनली फंड विच इज टू बी पेड। अब ये सारा हमारा हो गया, अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। ये दिख ही रहा है कि दोनों की तरफ की टोटलिंग करके 629,800 किधर का 629,800 प्रॉफिट हो रहा है। सही बता रहे हो ना, मैंने किया नहीं है कैलकुलेटर भी। 400 नहीं 800 ओ कौन है? प्रदीप और परेश। कितना आ रहा है प्रॉफिट? इक्वली आएगा प्रॉफिट, बताओ कितना आ रहा है? तुम निकाला हुआ है अभी तक ठीक है और पॉइंट्स में आ रहा बताओ बताओ। 19 टैली हो रहा है? हैं? चेक करो टैली हो रहा है क्या? ये आ गया 38656, इसको इक्वली डिवाइड कर दिया। तूने एक का बताया था वो, तो बोल नहीं सकता था। इसमें टोटल वो कर रखा था उनमें 9328। अब देखो ये क्लोज हो गया। अब हमने बैंक अकाउंट में जो असेट्स रियलाइज किए थे वो डाल दिए, जो लायबिलिटीज की पेमेंट की थी वो डाल दी। पार्टनर्स में जो भी असेट टेक ओवर हुआ, यहाँ पे असेट टेक ओवर था, ये रहा परेश का 27,000, ये डाल दिया। यहाँ लायबिलिटीज में प्रदीप ने 40,000 और प्रदीप का 10, ये टोटल प्रदीप का हो गया 50,000। और रियलाइजेशन का प्रॉफिट 19,328।
ये आ गया, ठीक है। और कुछ हमारा कैपिटल अकाउंट में यहाँ से भी नहीं आना था, इधर से भी सब कर दिया। जो पार्टनर्स लोन है उसको पे कर दो, ये हमने इसको पे कर दिया। और इसको यहाँ पे हमने बाय परेश लोन, अब हमने कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया। किधर आ रही है, इसकी तो इधर ही आएगी। फाइनल सेटलमेंट, $328, 0, 8, 9 और 1। तो ये आ गया 180,328। हेलो, 180,328। इसका टोटल 328, 0, 4 और 1, 140,328। कितना 37 माइनस करेंगे, 103,328। अब इसके डेबिट में आया तो क्रेडिट में डाल देंगे बाय प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट और बाय परेश कैपिटल अकाउंट। 180,328 और 103,328। अब ये आपका टैली होना चाहिए। $437,400 इधर का भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ समझ में आया? क्वेश्चन 25 पेज नंबर 7.62, ठीक है। हमें इसमें तीनों पार्टनर्स दिए हुए हैं, बैलेंस शीट दी हुई है। ऑन द अबव डेट दे डिसॉल्व फर्म, और हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब देखो, जर्नल एंट्रीज पास करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोशिश करो जितनी एंट्रीज को क्लब कर सकते हो, उससे तुम्हें वर्किंग नोट्स कम बनाने पड़ेंगे। जैसे कि जर्नल ऑफ A, B एंड C। फर्स्ट एंट्री वही स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट एंट्री क्या है, टू ट्रांसफर ऑल असेट्स। तो असेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं हम। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सनड्राई डेटर्स पूरे 1,95,000। टू स्टॉक 3 लाख। टू फिक्स्ड एसेट्स 710, ठीक है। अब इनका टोटल हमने कर दिया 7, 3, 10, 11, 12,05,000। सेकेंड एंट्री लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, तो उसमें एक तो प्रोविजन ही है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ही था 5,000। तो अब लायबिलिटीज पर आ जाते हैं, सैंड्री क्रेडिटर्स हैं। कितने के, 2 लाख के।
रियलाइजेशन अकाउंट 2,05,000। ये दो स्टेप हमारे हो गए, असेट्स ट्रांसफर हो गए, लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गई। अब नीचे की इंफॉर्मेशन पे आते हैं। फिक्स असेट्स हमारे रियलाइज हो रहे हैं। अब जो कुछ भी रियलाइज हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। क्या क्या रियलाइज हो रहा है? 675 में बिल्डिंग, स्टॉक 339, डेटर्स 135। ठीक है, सारे हो गए। 3 आइटम थे, तीनों यहाँ हो गए। कितना अमाउंट आ गया टोटल कर लो। फिर फोर्थ एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की 185 और एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन है 19,000। दैट्स इट। ठीक है, अब इनका टोटल करा हमने, कितना आया? ये आ गया 540। ठीक है, ये हो गई। इधर वाले की हो गई। अब ये एंट्रीज होने के बाद हमें क्या क्या करना है? हमें रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना है और हमें पार्टनर्स का फाइनल सेटलमेंट करना है। तो रियलाइजेशन, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज की स्कोप छोड़ के हमने वर्किंग नोट्स बनाए। सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट, बहुत डिटेल में नहीं बनाना, सिंपल बिल्कुल रफली बनाना है। रियलाइजेशन के डेबिट में आया 12,5, इधर क्रेडिट में आया 2,5, फिर इधर क्रेडिट में आया 1149 और इधर डेबिट में आया 204। क्योंकि हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी है, ये हम अपनी कैलकुलेशन के लिए बना रहे हैं, बट हम थोड़ा सा साफ बनाएंगे। हम कुछ नहीं लिख रहे, हमने सिंपल वहां की फिगर्स लिखी। इसका टोटल आया 14,9, इसका आया, तो हमारे पास 1354 माइनस करके 45,000 का आ गया। और रेशो दी हुई थी कोई? 55 होगा, सॉरी। तो 2:1, तो 22 और 11 हो गया, है ना? तो और ये क्या हुआ? लॉस हुआ ना? ये लॉस हुआ क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। अब लॉस होगा तो कहाँ आएगा? पार्टनर्स के। तो लॉस से कैपिटल अकाउंट कम होते हैं तो डेबिट में आएगा। तो ABC है ना? नहीं, इतने पार्टनर्स नहीं है, इतने आ गए तो तुम पागल हो जाओगे। हाँ, कितने फुल नंबर हो गए? ABCD आती है। अब तो हम नर्सरी क्लास में टॉप करेंगे। इधर ABC, ये कैपिटल अकाउंट ही लिखना है आपने। A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट, C इज कैपिटल अकाउंट। 2 रियलाइजेशन। अब हमारे पास आता है A और B के कैपिटल अकाउंट। अब हम इसको थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके बना देंगे शॉर्टकट के लिए। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस क्या है? और C 750, 3 और 250। ठीक है, यहां से ABC का कुछ भी नहीं आ रहा है, तो बस यहाँ पे 22 माइनस हो गया, इसका 22 माइनस हो गया। तो ये जो अमाउंट हमारे पास आएंगे
ये जो अमाउंट हमारे पास आएंगे, ये अमाउंट हमें क्या करने हैं, हम सोचे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में और डेबिट में, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है ना, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आई ना, ये एट डेबिट साइड आई, तो बैंक के कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड, तो ए बी और सी टू बैंक। $728, $278 और $239 टोटल कर लिया। अब यहाँ पे बस ये सिस्टम नहीं है, अगर तुम्हें अपनी तसल्ली के लिए देखना है कि हमने सारा सही किया है, तो हम वर्किंग नोट्स में बैंक की फिगर्स डाल के देख सकते हैं। बैंक की फेक फिगर कौन सी थी, फर्स्ट फिगर 3 लाख, यहाँ पे बैंक डेबिट में आया 1149, क्रेडिट में आया 204 और ये वाली फिगर्स आई 1245। क्या ये टैली हो रहा है, 1449 ये हम बिल्कुल रफली इस तरह से बना के, क्योंकि प्रेजेंटेशन का तो कोई चक्कर ही नहीं है, हमारी पूरी प्रेजेंटेशन तो जर्नल एंट्रीज में चाहिए कि हमें पूरा कैपिटल अकाउंट लिखना है, पूरी नरेशन लिखनी है, तो ये आप बिल्कुल इस तरह से नीट एंड क्लीन बनाओ, हमेशा अपनी वर्किंग को नीट एंड क्लीन रखो बस। बट हमें यहाँ पे पूरा डिटेल में लिख के बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉट रिक्वायर्ड, हमसे मांगा तो है नहीं, ये तो हम एंट्रीज करने के लिए हमें सपोर्टिंग फिगर चाहिए इसलिए बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो हमें साइमल्टेनियसली करना जरूरी है, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लिया, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट बनाना सीख लिया, ठीक है। थोड़ा सा बीच में थ्योरी का पोर्शन करते हैं। जैसे कि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तब भी मैंने बताया था कि डिसोल्यूशन होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट अगर हम फॉर्मल वे में बात करें तो डिसोल्यूशन के ये 5 मोड्स हैं। अ फर्म कैन डिसॉल्व थ्रू दीज 5 मोड्स। फर्स्ट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में म्यूचुअली एग्रीमेंट किया सारे पार्टनर्स ने मिलके कि हमें फर्म डिसॉल्व करनी है, और फर्म डिसॉल्व की प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड है कंपलसरी डिसोल्यूशन, मतलब कंपलसरी डिसोल्यूशन कब करना पड़ता है, कब ऐसा होता है कि अब तो डिसॉल्व ही करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ऐसा तब होता है जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, हाँ सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, या कोई एक बच जाए जो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ और बाकी सब हो जाएं, ठीक है, या वो किसी अनलॉफुल बिजनेस में आ जाए। अगर वो किसी अनलॉफुल बिजनेस में आ जाते हैं तो भी गैम्बलिंग में आ जाते हैं, चोरी चकारी में आ जाते हैं, तो ऐसे किसी बिजनेस में आ जाते हैं तो भी वो फर्म डिसॉल्व होने लगती है, बिकॉज एनी इलीगल फर्म एक्टिविटी कैन नॉट फॉर्म पार्टनरशिप। तो अगर तुम मिलके पार्टनरशिप करो कि बैंक में डकैती डालनी है, तो वो पार्टनरशिप नहीं होती है, बिकॉज दैट इज नॉट फॉर लीगल पर्पस, ठीक है। फिर बाय नोटिस में अगर किसी पार्टनर को लगता है कि हमें ये फर्म बंद करनी है तो वो नोटिस दे सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन में भी ये सेक्शन 43 में आता है कि एज पर सेक्शन 43 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनी पार्टनर में गिव नोटिस टू दी अदर पार्टनर्स कि भाई ये फर्म बंद करनी है, ठीक है। ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, मतलब कुछ ऐसा इवेंट हो जाए कि बंद करनी पड़ेगी। क्या इवेंट हो सकता है, हमने हो सकता है एक टर्म के लिए कि 5 साल की पार्टनरशिप है, उसके लिए हमने पार्टनरशिप फर्म ओपन किया, या हमने किसी प्रोजेक्ट के लिए ओपन किया है। तो अगर हमने किसी प्रोजेक्ट के लिए ओपन किया है या हमने किसी पर्टिकुलर टर्म के लिए ओपन की है तो हमें वो फर्म बंद करनी पड़ेगी।
किसी पार्टनर की डेथ होने पे फर्म डिसॉल्व होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि असर्शन रीजनिंग में फेवरेट क्वेश्चन है, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी और बोर्ड्स में भी, सीयूटी में भी, क्योंकि मेरा तो है ही, मेरा तो सब फेवरेट है कि किसी पार्टनर की, जैसे कि हमने कहा चेंज इन पीएसआर, एडमिशन या रिटायरमेंट पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, लेकिन डेथ पर फर्म डिसॉल्व होती है अनलेस एंड अनटिल पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं हो। अगर पार्टनरशिप डीड में बात लिखी है कि ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर द फर्म विल नॉट डिसॉल्व, इंस्टेड द फर्म विल रिकॉन्स्टिट्यूट विद द रिमेनिंग पार्टनर्स, इस पे सबने एग्री किया हुआ है, then that was okay. But if nothing is mentioned on death of any partner, always the firm is dissolved. तुमने इसीलिए नोटिस अगर नहीं किया हो तो मैं तुम्हें नोटिस करा देती हूँ। जब हम डेथ वाला चैप्टर करते हैं तो उसमें तुम्हें जनरली डिसीज्ड पार्टनर का ही अकाउंट बनाने को आता है, क्योंकि तब तक तुमको डिसोल्यूशन सिखाया नहीं गया ना। और अगर किसी क्वेश्चन में सारे पार्टनर्स का अकाउंट बना के रिवाइज बैलेंस शीट बनाने को आती है तो उसमें ये अजम्पशन ली जाती है कि द पार्टनर्स डिसाइड टू कंटिन्यू बिजनेस, ये लाइन उसमें लिखी होती है। बट अभी तुमने इतने क्वेश्चंस किए नहीं ना कि ऐसी बातों पे नोटिस जाए, तो डेथ के चैप्टर के क्वेश्चन जब करोगे तो ये बातें उसमें लिखी होती हैं, द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस, ये एज पर पार्टनरशिप डीड, ऐसा कुछ ना कुछ मेंशन होता है। इसीलिए डेथ में हम एक ही पार्टनर का अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर फर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो आपसे कंबाइंड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि डेथ की भी एंट्रीज करो और डिसोल्यूशन भी करो, ऐसा नहीं होता, आप लोगों को अलग अलग ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ऑन एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, यानी कि कोर्ट ये डिक्लेयर कर देती है या वो कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है। फिर कोर्ट कब फाइनली बोलती है, जब पहली बात तो कोर्ट को ठीक लगता है तो कोर्ट बोल देगी बंद करो, ठीक है। कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का है तो भी बोल देगी। कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल, मतलब कोई पार्टनर फिजिकली या मेंटली इस तरह का हो गया है कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता एज पार्टनर, मतलब ठीक है फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद भी या मेंटली डिसेबल्ड होने के बावजूद भी अ पर्सन कैन डू देयर रेगुलर वर्क, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है, अगर बट कितनी इंटेंसिटी है उस पर डिपेंड करेगा ना। अगर वो इंटेंसिटी ऐसी है कि दैट पर्सन कैन नॉट टेक पार्टिसिपेट इन रेगुलर वर्क ऑफ द बिजनेस, तो या तो वही डिसाइड कर लेगा कि वो स्लीपिंग पार्टनर बन जाए, एक्टिव पार्टनर नहीं रहे, तो ये सब बातें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। और लेकिन ऐसे में कोर्ट ये कहते हैं कि एक बार तो फर्म को डिसॉल्व करना ही करना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई पार्टनर ने कोई गलत काम करता पकड़ा गया तो पूरी फर्म बंद कर दी जाती है, तो बच के रहना, ठीक है, मत करना ऐसा कोई गलत काम, ठीक है। फर्म को लगातार लॉस हो रहे हैं तो भी, तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से फर्म डिसॉल्व होती है। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें मैंने कहा था थ्योरी इसमें है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं एक्ट के अंदर में जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि डिसोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, डिसोल्यूशन की डेफिनेशन होती है सेक्शन 139 के अंडर में कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब अगर हम यहाँ तक पढ़े तो ये गलत है, असर्शन क्या आ गई, असर्शन आ गई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या फुल स्टॉप लगा दिया, असर्शन ही रॉन्ग हो गई, क्योंकि आगे भी है इसके, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स। एक पार्टनर अगर एडमिट हो रहा है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है। लेकिन अगर ऑल द पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब ने मिलकर डिसाइड कर लिया है कि हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे, हम एक साथ अब पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करेंगे, इन दैट केस हम ये कहते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना कि आपको फुल स्टॉप कहाँ लगाया हुआ है, ठीक है।
सेक्शन 43 मैंने आपको बताया। सेक्शन 48 बताता है कि अकाउंट्स को कैसे सेटल करना है। अब इसमें दो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ते ऐसे हैं, सेक्शन 48 सबसेक्शन ए, सेक्शन 48 सबसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए पार्ट में बता रहे हैं कि लॉसेस को कैसे ट्रीट करेंगे। लॉसेस को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले फर्म के असेट्स को ही यूज करेंगे, फिर पार्टनर्स के कैपिटल को यूज करेंगे, और फिर अगर पार्टनर्स की कैपिटल कम पड़ गई और पार्टनर्स के पास अपने खुद के असेट्स कुछ बचे हैं पर्सनल, अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद पार्टनर्स पहले अपने लायबिलिटीज पे करेंगे खुद की पर्सनल, अपने पर्सनल असेट से, उसके बाद कुछ बच गया तो वो फर्म को दे सकते हैं, ठीक है। बट फर्म पार्टनर्स की कोई भी पर्सनल लायबिलिटी पे नहीं करेगी, फर्म के पास बच गया तब भी नहीं करेगी, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ असेट्स जो हमने बताया था, ऑर्डर ऑफ पेमेंट की असेट्स को सोल्ड करके कैसे उसको अप्लाई करेंगे, पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी, फिर पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, और फिर कुछ बच गया तो पार्टनर्स को उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के आगे सेक्शन 49 हमें फर्म डेट और प्राइवेट डेट का डिफरेंस बता रहा है। फर्म और प्राइवेट डेट में क्या डिफरेंस है, फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट। फर्म्स असेट्स are used to pay off, और यहाँ पे पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स are used to pay off, ठीक है। यहाँ पे if remain unpaid then partners personal assets may used, पर्सनल एसेट्स यूज हो सकते हैं बट आफ्टर पेइंग ऑफ देयर पर्सनल डेब्ट, अपने पर्सनल डेब्ट पे करने के बाद आप फर्म के डेब्ट यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे फर्म्स असेट कैन नेवर बी यूज्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फर्म के असेट्स कभी भी यूज्ड हो टू पे ऑफ, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, क्लियर हुआ? हाँ जी। लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास, वेलकम। ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री, अभी तक हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जर्नल एंट्री, अभी तक हमने जब रियलाइजेशन अकाउंट आया तो हम कहाँ शो कर रहे हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में, तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे बॉर्न बाय और पेड बाय, अगर फर्म ही बियर कर रही है और फर्म ही पे कर रही है, दोनों फर्म ही कर रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम सिंपली एंट्री कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बॉर्न बाय फर्म है लेकिन फर्म के बिहाफ पे कोई पार्टनर पे कर रहा है, तो यानी कि पार्टनर इज पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्म बियर कर रहे हैं तो फर्म का एक्सपेंस तो शो करेंगे ही करेंगे, बट पार्टनर पे कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बॉन्ड पार्टनर कर रहा है कि पार्टनर ने कहा कि ये खर्चे मैं बियर करूंगा, बस पेमेंट मेरी तरफ से, फर्म को बोला कि मेरी तरफ से पेमेंट आप कर दो, बाकी मैं बियर करूंगा, यानी कि फर्म को तो बियर नहीं करना, दिस इज नॉट फर्म्स एक्सपेंस, फर्म इज पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। तो अब कौन रिसीवर हो गया? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हु इज द रिसीवर नाउ? पार्टनर। तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि फर्म के पास से तो कैश जा रहा है ना। ठीक है, अगर पार्टनर ही बियर कर रहा है और पार्टनर ही पे कर रहा है तो फर्म का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो गया, नो एंट्री। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये चारों क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? नो, इधर भी कोई डाउट किसी को? सौम्या? नो मैम। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है कि इफ पार्टनर इज रिसीविंग सैलरी, कोई भी वर्ड हो सकता है, रेम्यूनरेशन, कमीशन, वेज नहीं देते पार्टनर को, सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन फॉर कंडक्टिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस। मतलब उसने कहा कि मैं डिसोल्यूशन का प्रोसेस कर दूंगा, इसमें सारी हेल्प मैं कर दूंगा, और उसके बदले बजाय कि हम किसी और थर्ड पर्सन को पैसे दें, मुझे दे देना इतना, जो भी फिक्स किया, परसेंटेज की फॉर्म में, मंथली फॉर्म में, या एक लमसम अमाउंट, व्हाटएवर इट इज। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन में हमने किया था ना कि उसको 10,000 का कमीशन मिल रहा था। एक क्वेश्चन में अभी हमने किया कि माधव को 10,000 का कमीशन मिल रहा था। ठीक है, तो वो कमीशन मिल रहा था, तो हम क्या एंट्री करेंगे इसकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि फर्म का तो खर्चा ही है। अब इसमें एक नोट इंपॉर्टेंट क्या है? a clear indication should be provided about payment of expense। मतलब अगर कोई एक्सपेंसेस हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो स्पेसिफिकली लिखा हो कि किसने पेमेंट की है। ऐसा नहीं हम एज्यूम कर सकते कि उसे कमीशन मिल तो रहा है तो वही खर्चा पे करेगा। नेवर एज्यूम कि पार्टनर को कमीशन या सैलरी मिल रही है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी वही पे करेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको स्पेसिफिकली लिखा होगा इफ नथिंग इज मेंशन्ड, if nothing is mentioned, then always paid by firm। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो हमेशा मान के चलना कि ये तो फर्म ने ही पे किए हैं। ठीक है, ये केस क्लियर हुआ? कोई डाउट? नोप्स, कोई डाउट? लॉक कर दें? वेरी गुड। अब एक और केस आता है। अरे रुक जा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। यहां तक का लॉक कर दिया, आगे की भी तो लॉक्स हैं। आगे का एक लॉक और है। दूसरा लॉक है कि इफ पार्टनर pays
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, कर दी उसने पेमेंट। जैसे कि भी हमारी मान लो पार्टी है ना, पार्टी में मैंने तुम्हें बोला कि भाई डेकोरेशन का सामान तुम ले आओ, ठीक है, तुमको मैंने पैसे दे दिए, तुमने कहा मैम कितने तक का लाएं, मैंने कहा ले आना 2000 2500, मैंने तुम्हें 2500 रुपए दे दिए कि इतने का डेकोरेशन का सारा सामान ले आओ। अब तुम दुकान पे गए, तुम्हें वहां बहुत चीजें पसंद आ रही हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, बिल बना 3000 का। अरे कुछ नहीं होता, मैम को बोल देंगे, कुछ नहीं होता, मैम दे देंगे, पूछा ही नहीं तुमने, आ गए लेकर। अब मेरे को क्या करना चाहिए? थप्पड़ आना चाहिए। जब मैंने बोला था 2000 या 2500 तक का लाना, तो मुझसे ऊपर क्यों गए? और जो गए तो मेरे से पूछा क्यों नहीं? अगर जाना भी था तो मुझसे पूछते तो सही कि मैम 500 रुपए ऊपर जाए कि नहीं जाए, कायदे की बात है कि नहीं है? सही बात है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, पार्टनर ने अगर ज्यादा पे कर दिया तो देन एंट्री शुड बी passed only with reimbursement amount। मैंने तुम्हें जो 2500 रुपए दिए वो रियम्बर्समेंट है। मान लो मैंने तुम्हें पहले एडवांस पैसे नहीं दिए, मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम ले आना, मैं तुम्हें पे कर दूंगी बाद में। तो तुम लेकर आए, तुमने मुझे कहा कि 3000 का सामान है, तो मैंने क्या बोला कि मैंने तो 2500 बोला था, मैं 2500 ही रियम्बर्स करूंगी। तो रियम्बर्समेंट की ही एंट्री करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमें नहीं मतलब है कि 3000 था या क्या था, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमने जितने फर्म ने बोला है, फर्म उसके ऊपर रियम्बर्स नहीं करेगी, और फर्म अपनी बुक्स में भी उतने दिखाएगी, बाकी पार्टनर अपनी जेब से करता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आई ये कहानी? चलो, नाउ लॉक डन, ऑल लॉक्स डन।